वेलकम बैक गाइस टू द ग्रेड ए प्लस। सो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने के बाद हम बेसिक सी प्लस प्लस प्रोग्राम को लिखना सीख जाएंगे और ये आपकी लाइफ का पहला प्रोग्राम भी होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज एजेंडा। टुडेज एजेंडा इज व्हाई सी प्लस प्लस एंड यूजेस ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज एंड स्केलेटन ऑफ सी प्लस प्लस एंड फाइनली हाउ टू राइट अ प्रोग्राम। यही मेन आज का टॉपिक होने वाला है, हाउ टू राइट अ प्रोग्राम। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाई सी प्लस प्लस? फर्स्टली आई वांट टू से दैट सी प्लस प्लस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इस लैंग्वेज को पूरी दुनिया, पूरी वर्ल्ड वाइड के जो डेवलपर हैं अपने प्रोग्राम को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सो ये जो चीज़ है ये सी प्लस प्लस को वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बना देती है और लैंग्वेज के मुकाबले। सो सी प्लस प्लस इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज इट इज़ यूज फॉर मल्टीपर्पज़। अच्छा, सी प्लस प्लस जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लाइक इसका हम लोग यूज़ एप्लीकेशन बनाने में, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने में कर सकते हैं। और एंड ये इसकी जो एक क्वालिटी है, इट इज़ अपग्रेडेड वर्जन ऑफ सी, इट इज़ फास्टर देन सी। अगर अपग्रेडेड वर्जन ऑफ सी है तो ये फास्ट भी होगा उससे। क्यों फास्ट होता है? बिकॉज सी प्लस प्लस सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन एंड फीचर लाइक पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एंड इनकैप्सुलेशन। यही सब है। अगर ये लैंग्वेज ये सब सपोर्ट करती है, सिंस इट सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, स्पीड इज फास्टर कंपेयर टू द सी लैंग्वेज। ओके, सेकेंड थिंग, यूजेस ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज। यूजेस ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज टू डेवलप OS इन डेस्कटॉप एप्लीकेशन, डिज़ाइन डेटाबेस, डिज़ाइन कंपाइलर। कंपाइलर के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में जाना, कंपाइलर के बारे में डिटेल में जान चुके हैं हम लोग इस पिछली वीडियो। अगर आप लोग नहीं देखी पिछली वीडियो तो आप लोग देख सकते हैं कंपाइलर के बारे में क्या होता है। कंपाइलर वही होता है सिंपल, जो सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलता है उसे कंपाइलर कहते हैं। तो ये लैंग्वेज जो है वो कंपाइलर को डिज़ाइन करने के लिए भी बनाई जाती है, ये काम में आती है। एंड सी प्लस प्लस का और भी यूज़ है, डेवलप गेम, मेडिकल एप्लीकेशन। कोई भी एप्लीकेशन आजकल दुनिया भर की एप्लीकेशन आ रही हैं अपने मार्केट में मेडिकल के फील्ड रिलेटेड, उसमें उनमें भी सी प्लस प्लस का यूज़ होता है। वेब ब्राउज़र बना सकते हैं। वेब ब्राउज़र बोले तो जैसे कि आप क्रोम है, फायरफॉक्स है, अब ब्रेव है, इस तरह के आप ब्राउज़र ही बना सकते हैं, वेब ब्राउज़र ही बना सकते हैं सी प्लस प्लस की हेल्प से। एंड कंप्यूटेशनल प्लेटफॉर्म। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस। फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस में आता है, ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होती है, प्रोग्राम इसे बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं। एंड सी प्लस प्लस हैज़ ए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, that is very useful as it helps in writing code compactly and quickly as the required। इसके अंदर, इस लाइन का कहने का मतलब यही है कि C++ के अंदर इनबिल्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती हैं जो हम लोग कोड लिखते हैं उसको बहुत फास्ट बना सकती हैं। कोई भी अगर लाइब्रेरी के अंदर, जैसे मान लीजिए कि आप किसी कॉलेज में पढ़ने गए, उसमें अगर लाइब्रेरी अच्छी नहीं हो, आपको किसी बुक की ज़रूरत पड़ जाए तो आप लाइब्रेरी में जाओगे, नहीं मिलेगी, फिर आपको दुकान पर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी कॉलेज की लाइब्रेरी अच्छी है तो आप तुरंत बुक लेंगे और तुरंत पढ़ेंगे, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी तरीके सी प्लस प्लस के अंदर इनबिल्ट लाइब्रेरी होती हैं जो हमारे कोड को क्विक बना देते हैं। ये कुछ कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर जो और सिंपल बना देते हैं, लाइक एल्गोरिदम होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, फंक्शन होते हैं, इटरेटर्स होते हैं, ये सब। एंड सेकेंड फीचर्स इज कंपाइलर बेस्ड होता है। ये कंपाइलर बेस्ड बता ही चुका हूँ। कंपाइलर बेस्ड क्या होता है, कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज का क्या मतलब होता है, ये मैंने पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में जाना था। एंड ये फास्ट होती है, सी के मुकाबले फास्ट होती है, काफ़ी फास्ट होती है। एंड इसमें एक एडिशनल फीचर्स है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे क्योंकि ये हम लोग की जो प्लेलिस्ट है ये स्टेप बाय स्टेप आने वाली है। सो जब इसका प्रोग्रामिंग, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो होगी जिसमें केवल इसी के बारे में बताया गया होगा। एंड नेक्स्ट फीचर इज केस सेंसिटिव। अच्छा, केस सेंसिटिव का क्या मतलब होता है? अगर कोड है वो, अगर कोड को स्मॉल लेटर में लिखा जाना है तो वो स्मॉल लेटर में ही लिखा जाएगा। अगर मान लो सी इनपुट या सी आउटपुट लिखते हैं या कोई भी कोड के अंदर, अगर जहाँ पे इस कोड ने बता रखा है कि हमें कैपिटल लेटर चाहिए या स्मॉल लेटर चाहिए तो वहाँ पे कैपिटल और स्मॉल ही डालना है। अगर आप कैपिटल की जगह स्मॉल डाल देते हैं, स्मॉल की जगह कैपिटल, तो वो कोड रन नहीं होगा, वो एरर में आ जाएगा, वो कंपाइलर आपको एरर दिखा देगा। तो ये केस सेंसिटिव भी है।
एंड रिच लाइब्रेरी बताया कि इसके अंदर पहले से इनबिल्ट लाइब्रेरीज होती हैं। अच्छा, पोर्टेबिलिटी का ये मतलब है, यहाँ पे इस कहने का क्या मतलब है कि अगर आपने C++ का कोड लिखा, तो उस कोड को आप विंडो में चला रहे हो तो उसी कोड को आप मैक ओएस में भी चला सकते हो, उसी कोड को आप लिनक्स में भी चला सकते हो। ये पोर्टेबिलिटी का मतलब है कि आपको उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब चाहो तो आप उसी कोड को लिनक्स में चलाओ, उसी कोड को आप ओएस में, मैक ओएस में चला सकते हो। एंड रिकर्सन भी एक अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में डिटेल में वीडियो आएगी। रिकर्सन क्या होता है, रिकर्सन के बारे में। रिकर्सन आप इतना जान लीजिए कि व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड विद इन द सेम फंक्शन खुद को ही बार बार बुलाता है, इसी प्रोसेस को रिकर्शन कहते हैं। ओके, इसके बारे में डिटेल में वीडियो आएगी, ये स्टेप बाय स्टेप प्लेलिस्ट बनेगी, तो इस डिटेल में इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। एंड नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, स्केलेटन ऑफ C++ लैंग्वेज। स्केलेटन ऑफ C++। आखिर C++ अगर कोड लिखा हुआ है तो उसको हम लोग पहचानेंगे कैसे कि ये C++ का कोड लिखा हुआ है, या C का कोड लिखा हुआ है, या जावा का कोड लिखा हुआ है, पाइथन। एक अलग से आइडेंटिटी होगी ना C++ लैंग्वेज कोड की, तो वही उसके बारे में हम लोग जानेंगे। C++ को जिस तरह लिखा होता है, पहली लाइन में लिखा होता है हैशटैग इंक्लूड IOStream लिखा होता है, पहली लाइन में हैशटैग लिखा हुआ है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ये है। IOStream में यहाँ पे लाइब्रेरी होती है, बताया मैंने कि लाइब्रेरी क्या होती है। लाइब्रेरी के अंदर से पहले से ही इसके अंदर जो मौजूद होते हैं, इसके अंदर पहले से ही जो हम लोग लिखने वाले हैं, इनपुट आउटपुट देने वाले हैं, ये सब इसमें मौजूद होते हैं, पहले से ही होते हैं। तो जैसे सी आउट है, सी आउट हम लोग क्या करते हैं, सी आउट का मतलब होता है कंसोल आउटपुट, हमारी मॉनिटर पे क्या आउटपुट आने वाला है उसको हम लोग सी आउट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सी आउट IOStream के अंदर पहले से ही होती है, लाइब्रेरी के अंदर पहले से ही होती है। सी आउट हुआ, सी इन हुआ, ये सब पहले से इसके अंदर इनबिल्ट होती है, ये इनबिल्ट लाइब्रेरीज है। ओके, यूजिंग नेम स्पेस STD। अच्छा, इस STD यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं, इस STD स्कोप रेजुलेशन भी लगा के लिख सकते हैं, लेकिन बार बार ये इजी करने के लिए प्रोग्राम को हम लोग एक ही बार यूजिंग नेम स्पेस STD लिख देते हैं। ओके, इंट मेन फंक्शन यहाँ पे, वैसे इंट तो ये रिटर्न इंट जो है ये इंट डेटा टाइप है, लेकिन यहाँ अगर वो मेन के साथ लगा होता है तो रिटर्न टाइप बन जाता है। इंट को रिटर्न टाइप बोलते हैं। रिटर्न टाइप का मतलब ये होता है कि हम लोग को कुछ ना कुछ आउटपुट में रिटर्न चाहिए, उसे रिटर्न टाइप कहते हैं। ओके, ये करली ब्रेसेस के अंदर बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, जितने भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो इसी मेन फंक्शन के अंदर लिखे जाते हैं, इसी करली ब्रेसेस के अंदर लिखे जाते हैं, जितने भी पूरा का पूरा प्रोग्राम इसी करली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। अच्छा, हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया हुआ है, आपके मॉनिटर पे आउटपुट प्रिंट करवाने का, ग्रेड A+। तो ये सी आउट ये लिखा हुआ है कि ग्रेड A+, ये अगर आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे अपने कंपाइलर में डाल के, अपने आईडी में डाल के, तो इसका आउटपुट जो आएगा वो ग्रेड A+ आएगा। तो देख सकते हैं उसके बारे में। अभी ये आप केवल स्केलेटन बता रहा हूँ कि ये प्रोग्राम दिखते कैसे, C++ के लैंग्वेज के प्रोग्राम जो है वो दिखते कैसे हैं, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। क्या कौन सी लाइन क्या काम करती है, इंट मेन का क्या रियल में मतलब होता है, सी आउट का मतलब रियल में क्या होता है। सी आउट का वैसे बता तो दिया है कि सी आउट जो होता है मॉनिटर पे आउटपुट प्रिंट करवाता है, उसे सी आउट कहते हैं, कंसोल आउटपुट। एक सी इन भी होता है, सी इन जो होता है वो यूज़र से इनपुट लेता है, वो सी इन होता है। ओके, नेक्स्ट इज हाउ टू राइट अ प्रोग्राम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू राइट अ प्रोग्राम। पहले हाउ टू राइट अ प्रोग्राम को लिखने का फर्स्ट स्टेप है। अगर प्रोग्राम के बारे में फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट रिप्रेजेंट वर्क फ्लो ऑफ प्रोग्राम। फ्लो चार्ट हमें वह दर्शाता है कि हम लोग का प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है, वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। पहले इनपुट डालने के बाद फिर प्रोसेस हो रहा है, फिर कंडीशन लग रही, वो फ्लो चार्ट दर्शाता है। ओके, फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। फ्लो चार्ट, मैंने प्रोग्राम को मान लीजिए स्टार्ट किया। ओके, फिर हम लोग यूज़र से कुछ इनपुट लेंगे, तभी तो कुछ प्रोग्राम। पहली बात बताइए कि प्रोग्राम में इनपुट तो लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जब कंप्यूटर से काम करवाना है तो हमें तो इनपुट देना ही पड़ेगा। तो पहले हम लोग इनपुट लेंगे, उसके बाद फिर कुछ अगर उसमें कंडीशन होगी तो कंडीशन काम करेगी, प्रोग्राम के अंदर कंडीशन काम करेगी। कंडीशन के काम करने के बाद फिर उसके बाद प्रोसेस होगा,
यहीं पे मेन प्रोग्राम जो प्रोसेस होता है, उसके बाद प्रोसेस होने के बाद ही तो आउटपुट आता है। तो उसके बाद फिर जो आउटपुट आएगा वो हमारी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, सी आउट के थ्रू प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो अच्छा, ये अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ बनी हुई हैं, अलग अलग प्रकार के शेप बने हुए हैं, तो इसका भी एक अलग ही मतलब है। ये एक यूनिक शेप्स हैं। तो आप देख लें, अगर रोम्बस के शेप में बना हुआ है तो वो इनपुट आउटपुट के लिए ये शेप दर्शाता है। एंड कंडीशन, अगर जलेबी नहीं, बर्फ़ी, अगर बर्फ़ी के शेप में अगर बना हुआ है तो कंडीशन शो करता है। एंड रेक्टेंगल के शेप में बना हुआ है तो वहाँ पे प्रोग्राम का प्रोसेस हो रहा है। अगर रेक्टेंगल जहाँ पे लिखा होता है वहाँ पे प्रोग्राम का प्रोसेस हो रहा होता है। उसके बाद फिर आउटपुट, ये रोम्बस के शेप में बना हुआ है, यहाँ पे आउटपुट होगा, उसके बाद फिर प्रिंट, उसके बाद फिर ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। आपने फ्लो चार्ट के बारे में सीख लिया। ओके, एल्गोरिदम। अच्छा, एल्गोरिदम को हमने समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया हुआ है। 2 नंबर को ऐड कर। अच्छा, यहीं से प्रोग्राम हमारा चालू होता है। इसको आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से एकदम सुनिए। यहीं से हम लोग का प्रोग्राम जो होता है वो चालू हो रहा है। इसको एल्गोरिदम को एक हमने एग्जांपल के थ्रू समझाया हुआ है। फर्स्ट डेफिनेशन, एल्गोरिदम इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर टास्क का प्रॉब्लम। अच्छा, आप एक एग्जांपल समझ लीजिए कि हम लोग मान लीजिए कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैथ्स का मान लीजिए कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक एल्गोरिदम होती है। आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। पहले के क्या लोग होते, पहले जैसे क्वेश्चन होते थे हम लोग के 5th या 6th या 7th में, बोलते थे कि अगर एक किसी चीज़ का कोई भी एक सपोज एग्जांपल ले लीजिए, अगर मान लीजिए कि एक कॉपी की जो कॉस्ट है वो 10 रुपये है, तो 10 कॉपियों की कॉस्ट कितनी होगी। तो इसको एक एल्गोरिदम के थ्रू सॉल्व करते थे। पहले क्या करते थे, एक कॉपी का प्राइस निकालते थे, उसके बाद फिर 10 कॉपियों का जितना होता था उससे मल्टीप्लाई कर देते थे। 10 कॉपी को निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो उसी तरीके से हम लोग C++ के प्रोग्राम को लिखने के लिए सभी प्रोग्रामों का एक एल्गोरिदम होता है। ठीक है, एल्गोरिदम जिसने समझ लिया उसको प्रोग्राम समझना उसके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो एल्गोरिदम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द प्रोग्रामिंग। तो एक यहाँ पे अब देखिए समझाने की कोशिश करता हूँ कि 2 नंबरों को ऐड कराने के लिए क्या एल्गोरिदम होती है। स्टेप 1, तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम को। अच्छा, पहली बात तो 2 नंबर को अगर हम लोग को जोड़ना है तो हम लोग के पास 2 नंबर भी तो होने चाहिए, कि ऐसे जोड़ देंगे 2 नंबर हो गए तभी तो जोड़ेंगे। तो उसी के लिए यहाँ पे स्टेप 2 में लिखा हुआ है इंटर 2 नंबर्स। उसके बाद फिर रीड। वो अब आपने इंटर तो कर दिया, लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि आपने इंटर किया हुआ है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सी इन लगाते, सी इन बाद में समझेंगे। तो पहले कंप्यूटर रीड करेगा ना आपने क्या वैल्यू इंटर करके रखी है। उसके बाद फिर वो सम, एक वेरिएबल होगा सम, जो 2 वैल्यू को ये ऐड करा रहा होगा। उसके बाद फिर जो हम लोग का मॉनिटर होगा, सी आउट के थ्रू प्रिंट सम वैल्यू दे देगा, और यहाँ पे हम लोग का प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो सिंपल ये है कि एल्गोरिदम का क्या मतलब होता है कि पहले हम लोग मॉनिटर से कैसे बात करेंगे। पहले क्या करेंगे, इंटर हम लोग 2 नंबर इंटर कर, पहले हम लोग के 2 नंबर एंटर करेंगे। पहले हम लोग कुछ ना कुछ कंप्यूटर को वैल्यू तो देंगे ऐड कराने के लिए। तो पहले हम लोग ने इंटर 2 नंबर कराया। उसके बाद फिर सम होगा, उसके अंदर ही a+b हम लोग ने दिया। ये हम लोग का दूसरा स्टेप है। उसके बाद फिर जो हम लोग का कंपाइलर जो होगा वो कंपाइल करके हम लोग को प्रिंट सम की वैल्यू दे देगा, हम लोग का प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये होती है एल्गोरिदम के बारे में भी हम लोग जब हम लोग प्रोग्राम अभी आने वाली वीडियोस में प्रोग्राम लिखेंगे तो उसका साथ हम लोग एल्गोरिदम भी पढ़ते रहेंगे उसके बारे में। तो उससे क्या होगा कि हम लोग प्रोग्राम तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ एल्गोरिदम भी सीख जाएंगे। तो आने वाले जब टाइम में हम लोग कभी अपने कॉलेज में या स्कूल में प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम लोग को प्रोग्राम को लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर हम लोग को एल्गोरिदम का फंडा क्लियर होगा तो। और यहाँ से आप लोग की प्लेलिस्ट C++ की चालू होने वाली है। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके रखें ताकि हम लोग की आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत ही पहुँच जाए। ओके, अब फाइनली एक क्वेश्चन आता है, वही जो हम लोगों ने एल्गोरिदम में समझा। अब आप पहला प्रोग्राम बनाने जा रहे हो। पहला प्रोग्राम हम लोग का कुछ इस तरह होगा। आप लोग एक समझिए कि प्लस काम करने वाला हम लोग की एडिंग कैलकुलेटर बना रहे हैं। एडिंग कैलकुलेटर मतलब 2 नंबर को ऐड करने वाला कैलकुलेटर बनाने जा रहे हैं।
उसी तरीके से माइनस करने वाला भी कैलकुलेटर बना सकते हैं, इनटू करने वाला भी, सारे कैलकुलेटर को हम लोग मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन पहला हम लोग प्लस जोड़ने वाला कैलकुलेटर बनाने जा रहे हैं। राइट अ प्रोग्राम टू ऐड अ 2 नंबर्स अलॉन्ग विद द फ्लो चार्ट। ये क्वेश्चन, अच्छा फ्लो चार्ट भी दे रखा है साइड बाय साइड, आप लोग समझते रहेंगे। पहले देखिए, पहले क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, पहले स्टार्ट होगा, इक्लिप्स के शेप में है तो ये स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम। उसके बाद बताया था कि रोम्बस के शेप में होता है तो वो यूजर से इनपुट लेता है या आउटपुट देता है। तो हम लोग का पहले क्या हो रहा है, ये जो है इनपुट ले रहा है, प्रिंट इंटर 2 नंबर, रीड एंड ए एंड बी। पहले हम लोग का यूजर से इंटर वो लेगा, क्या नाम है कि यूजर से इनपुट लेगा, ए एंड बी इनपुट ले रहा है। इनपुट लेने के बाद फिर क्या होगा, अब इसके अंदर प्रोसेस होगी, सम करवा रहे हैं ना, तो सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये इज इक्वल टू का भी साइन होता है, ये इज इक्वल टू का भी लगा सकते हैं। तो सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, यहीं पे मेन प्रोग्राम जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद फिर दूसरा आउटपुट रोम्बस का फिर एक शेप आ गया, आउटपुट के लिए रोम्बस का शेप हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सम की वैल्यू प्रिंट सम करा देगा, आउटपुट हम लोग का दे देगा ये प्रोग्राम, फिर हम लोग का प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो स्केलेटन आपने जाना कि पहले स्केलेटन हम लोग के बारे में पहले देख चुके हैं सी प्लस प्लस की, कि हैशटैग इंक्लूड आई स्ट्रीम लगा होता है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी होता है, इंट मेन। अच्छा, इंट मेन के अंदर ही मेन प्रोग्राम हम लोग का लिखा होता है, इसी मेन फंक्शन के अंदर ही हम लोग का प्रोग्राम लिखा होता है। तो पहले क्या किया, इंटीजर, यहाँ पे डेटा टाइप के बारे में आगे वीडियो हम लोग की आने वाली है, इसके जस्ट बाद ही डेटा टाइप की वीडियो बनेगी। तो इंट डेटा टाइप जो है वो इंटीजर है ना, 1 2 3, क्योंकि हम लोग जोड़ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही इंटीजर तो जोड़ेंगे। तो उसके लिए इंट डेटा टाइप हम लोग ने लिया हुआ है। तो इंट है ए, जो हम लोग पहली वैल्यू इनपुट देंगे, यूजर से इनपुट पहली उसका लेंगे, पहले वेरिएबल का इनपुट लेंगे, फिर बी इनपुट लेंगे, और सम तीसरा जो हम लोग का आउटपुट आएगा, सम आएगा ए प्लस बी ऑपरेशन कराने के बाद जो हम लोग का सम आएगा वो ये तीसरा इंटीजर है। उसके बाद हम लोग की आउटपुट पे, हम लोग की स्क्रीन पे आउटपुट क्या आएगा, एंटर 2 नंबर आएगा। उसके बाद हम लोग एंटर करेंगे 2 नंबर, ए एंड बी इनपुट, यूजर से इनपुट ले रहे हैं ए एंड बी। उसके बाद फिर ऑपरेशन होगा सम इज इक्वल टू ए प्लस बी का ऑपरेशन होगा। उसके बाद सी आउट, जब ऑपरेशन होने के बाद फिर सम की वैल्यू हम लोग के स्क्रीन पे आउटपुट के तौर पे आ जाएगी। तो सी आउट इज इक्वल टू सम इज, जितना भी हम लोगों ने ए और बी इनपुट करा के ऐड, जो प्रोसेस में ऐड हुआ होगा हम लोग के स्क्रीन पे ये शो हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का प्रोग्राम रन अगर इस प्रोग्राम को हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे भी देखेंगे, रन करवा के देखेंगे,